Breaking news, Joe Root has resigned as the England men's test captain. The question mark over Joe Root, their captain, why he cannot convert his scores of 50 into centuries. जो रूट पीछे मुड़ के अपना अंदर झांक के देखेंगे, यार मैंने तो सीरीज बर्बाद कर दी. Question marks will be there for Joe Root. If you're not making those runs game after game after game, for four. What a moment. What an achievement. 34 hundreds for Joe Root. Joe Root is definitely a great player, arguably one of England's greatest. Joe Root. He's a genius! आप ज़रा इमेजिन करें उस 14 साल लड़के का पैशन और इमेजिनेशन लेवल जिसने इतनी कम उम्र में अपने बेडरूम की दीवार पर ये नोट चिपका रखा हो, वन डे आई विल प्ले फॉर इंग्लैंड। वो क्रिकेट का इस कदर शैदाई था कि वो स्कूल बंक करके 2005 की एशेज देखने पहुंच जाता। वो क्रिकेट बैट को खाना खाने से लेकर रात को सोने तक हर वक्त अपने सीने के साथ लगाए रखता और मौका मिलते ही शीशे के सामने खड़े होकर बैटिंग की प्रैक्टिस करता। जो अपने ग्रैंडफादर को चैलेंज देकर गेम लगाता और आउट होने के बाद अपनी गलतियों को वीडियोस के थ्रू एनालाइज करता। जिसको 11 साल की उम्र में ही बेस्ट यंग क्रिकेटर का अवार्ड मिले, वो भी उसके फेवरेट प्लेयर से, जिसको स्कूल से लेकर क्लब तक उसकी लाजवाब बल्लेबाजी की वजह से छोटा राहुल द्रविड़ कहा जाता। जिसको स्कूल में बैटिंग सिर्फ इस शर्त पर मिलती कि वो राइट के बजाय एज अ लेफ्ट हैंडर बैटिंग करे, वो भी एक टांग पर खड़े होकर और एक आंख बंद करके। और इसके बावजूद उसके टीममेट्स उसको आउट करने में सफल ना हो पाते। इन सब चीजों से साफ जाहिर था कि उस नौजवान में कुछ खास, कुछ नया और कुछ अलग कर देने का जुनून उसके सर पर सवार था। वो लड़का कोई और नहीं, इंग्लैंड क्रिकेट के इतिहास के सारे रिकॉर्ड अपने नाम करने वाला, अगली जनरेशन के लिए रोल मॉडल बनने वाला और क्रिकेट की तारीख में अपना नाम हमेशा हमेशा के लिए अमर कर देने वाला जो रूट था। तो आइए जानते हैं आज की इस वीडियो में उस अजीम प्लेयर की अजीम कहानी को। आप में से 99% लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते। अगर आपको ये कंटेंट अच्छा और इन्फॉर्मेटिव लगता है तो काइंडली चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो चलिए अभी बढ़ते हैं अपनी वीडियो की तरफ। एक क्रिकेटिंग फैमिली में जन्म लेने वाले जो रूट ने यॉर्कशायर काउंटी क्लब से अपना डेब्यू किया और बहुत ही कम अरसे में अपनी मनमोहक बल्लेबाजी और बेहतरीन टेक्निक से सबके दिल जीतने में कामयाब हो गए। और यही वजह थी कि उनकी परफॉर्मेंस और गेम अवेयरनेस को देखते हुए उन्हें टीम की कप्तानी सौंप दी गई। लेकिन रूट की ब्रेक थ्रू परफॉर्मेंस 2011 में आई जब उन्होंने काउंटी चैंपियनशिप में 15 मैचेस में 50 प्लस की एवरेज से 937 रन बनाए। 2012 में रूट को इंग्लैंड लायंस का एज अ कैप्टन होते हुए ऑस्ट्रेलिया का टूर करना था, लेकिन सिलेक्टर्स ने उनके टैलेंट और फॉर्म को देखते हुए उन्हें 2012 इंग्लैंड टूर ऑफ इंडिया के स्क्वाड में शामिल कर दिया। टीम मैनेजमेंट ने रूट को सीरीज के तीसरे टेस्ट में डेब्यू कराने का फैसला कर लिया था, लेकिन इंग्लैंड टीम का दूसरा टेस्ट मैच जीतने की वजह से उन्होंने उसी टीम कॉम्बिनेशन को कंटिन्यू करने का फैसला किया। आमतौर पर किसी भी यंग प्लेयर को डेब्यू कराने से पहले टीम मीटिंग में डिबेट होती है, क्या ये लड़का पेस को हैंडल कर पाएगा, क्या ये स्पिन बॉलिंग को टैकल कर पाएगा, क्या इसमें वो टफ मेंटालिटी है कि नहीं। लेकिन इंटरेस्टिंगली रूट के मामले में किसी को किसी भी किस्म का कोई डाउट नहीं था और यही वजह है कि सीरीज के चौथे टेस्ट से पहले एंडी फ्लावर जो कि इंग्लैंड टीम के कोच थे, वो रूट की गेम से इस कदर इम्प्रेस थे कि उन्होंने टीम मीटिंग में कहा, दैट्स इनफ, हमें इस लड़के को अब हर हाल में खिलाना ही होगा। इंग्लैंड टीम 3 में से 2 टेस्ट मैच जीत चुकी थी और उन्हें इंडिया में 28 साल बाद टेस्ट सीरीज जीतने का गोल्डन चांस मिल रहा था। बस उन्हें किसी भी तरह वो आखिरी मैच बचाना था। इंग्लैंड टीम पहले बैटिंग करते हुए 119 रन पर 4 विकेट गंवा चुकी थी और ऐसे मुश्किल समय पर क्रीज पर आया वो 21 साल नौजवान, जिसका रवि अश्विन, जडेजा, ओझा और पीयूष चावला बेसब्री से इंतजार कर रहे थे कि हम चारों में से इसका शिकार कौन करेगा। दूसरी तरफ नॉन स्ट्राइकर पर खड़े कीवन पीटरसन जो रूट की ड्रेसिंग रूम से क्रीज तक आने की वॉक, बॉडी लैंग्वेज और कॉन्फिडेंस को देखकर हैरान थे कि टीम एक मुश्किल में फंसी है और ये नौजवान नर्वस होने के बजाय कॉन्फिडेंट स्माइल के साथ चलकर आ रहा है। और मजे की बात ये कि रूट ने क्रीज पर आते ही पीटरसन को बोला, ऑलराइट मैन,
यू आर प्लेइंग क्वाइट वेल। पीटरसन वाज लाइक, भाई क्या चीज है तू, मैं 90 टेस्ट खेल चुका हूँ, ऐसे टैके और टचन के साथ तो मैं आज तक क्रीज पर नहीं आया। रूट ने उस स्पिनिंग ट्रैक पर 229 बॉल्स पर 73 रन की एक बढ़िया बारी खेलकर अपनी परफॉर्मेंस का एक छोटा सा टीजर दिखाया। उसके बाद अगली सीरीज में उन्होंने न्यूजीलैंड के खिलाफ पहला टेस्ट शतक जड़ा, फिर होम एशेज में 350 प्लस रन बनाकर टीम को वो एशेज जितवाने में एक बढ़िया रोल प्ले किया। और उसके बाद उन्हें अवे एशेज के लिए ऑस्ट्रेलिया का टूर करना था, जहां मिचेल जॉनसन रूट समेत पूरी इंग्लैंड टीम पर एक भूखे शेर की तरह उन पर झपटने के लिए तैयार बैठे थे। उस टूर से पहले रूट ने जितने भी टेस्ट मैचेस खेले थे वो एक भी नहीं हारे थे, लेकिन उस सीरीज में न सिर्फ उनकी परफॉर्मेंस बुरी थी बल्कि सोने पर सुहागा टीम भी हार रही थी। रूट का कहना था कि मैंने उस सीरीज में उतने रन नहीं बनाए थे जितनी मैंने बेयर्स पी दी थी। उनके बकौल एज अ इंग्लैंड प्लेयर आप जब भी ऑस्ट्रेलिया का टूर करते हैं, आप प्रेस से लेकर क्राउड और फैंस से लेकर अपोजिशन हर चीज से अंडर प्रेशर होते हैं। उस टूर पर रूट की फॉर्म तो रूटी ही थी, किस्मत ने भी उनका साथ छोड़ दिया। तीसरे टेस्ट के दौरान जब अंपायर ने रूट को कार्ड बिहाइंड आउट दिया तो उन्होंने साथ खड़े कैप्टन से मशवरा किए बगैर रिव्यू ले लिया, और जब थर्ड अंपायर ने रिप्लेस दिखाया तो क्लियर एज नजर आ रहा था। तब वो इस बात से परेशान नहीं थे कि रिव्यू वेस्ट करने पर टीम मैनेजमेंट उन्हें क्या कहेगी। असल खौफ था पिच से ड्रेसिंग रूम का वो 30 सेकंड का मुश्किल सफर तय करना, जहां ऑस्ट्रेलियन क्राउड उनको अब्यूज करने के लिए तैयार बैठा था। उस मैच के बाद जब रूट होटल पहुंचे और उन्होंने अपना फोन चेक किया तो उनके दोस्तों ने उनके उस एज डिसमिसल की पिक्चर्स उन्हें शेयर की हुई थी और सब लोग उन पर हंस रहे थे। सीरीज का फाइनल टेस्ट जो कि क्रिसमस के मौके पर था, रूट मैच से पहले प्रैक्टिस सेशन के लिए गए और उन्हें वहां लगा जैसे उनकी फॉर्म और टच वापस आ गया है। वो होपफुल थे कि वो उस मैच में जरूर रन्स बनाकर टीम को हेल्प आउट करेंगे, लेकिन मैच शुरू होने से कुछ देर पहले उनके कैप्टन एलेस्टर कुक उनके पास आए और बोले, इट्स अ टफ कॉल बट यू आर नॉट गोइंग टू प्ले दिस गेम। रूट के मुताबिक उनके शॉर्ट कैरियर में वो उनके लिए लोएस्ट मोमेंट था। उस टूर ने उन्हें बताया कि इंग्लैंड के लिए खेलने की क्या प्राइस है और वो उस चीज को कितना फॉर ग्रांटेड लेते थे। रूट उस टफ टूर के बाद सीधा घर गए और अपने डैड समेत अपने तमाम दोस्तों और कोचेस से जो उनकी गेम को जानते थे, मानते थे और पहचानते थे, उनसे मिले और पूछा मैं कहां पर लैग कर रहा हूं, जिस पर उन सब का एक ही जवाब था, गो टू योर बेसिक्स, जो तुम्हारी ताकत है उस पर डट जाओ। और उसके बाद श्रीलंका के खिलाफ अगली सीरीज में जब रूट लॉर्ड्स की बालकनी में बैठे अपनी बारी का इंतजार कर रहे थे तो उनके कानों में बस एलेस्टर कुक की वही लाइनें गूंज रही थी, सॉरी मेट बट यू आर नॉट गोइंग टू प्ले। रूट ने उस चीज को एज अ इनर मोटिवेशन यूज किया और खुद को बताया कि आज के बाद ये नौबत कभी नहीं आएगी, मुझे ड्रॉप करना तो दूर, मैं इनको ये सोचने भी नहीं दूंगा। और फिर जब उनकी बारी आई और वो लॉर्ड्स की सीढ़ियां उतरते हुए बैटिंग के लिए जा रहे थे तो उनके दिमाग में बस ये चीज थी, नोबडी इज गोइंग टू स्टॉप मी टुडे। एंड गेस व्हाट, उन्होंने उस इनिंग में डबल शतक जड़ दिया। ये उस 24 साल जीनियस और यंग बॉय का उस वक्त का माइंडसेट था जो उस मैच से पहले 15 टेस्ट मैचों में सिर्फ 36 की एवरेज से 955 रन बनाने में कामयाब हो पाया था, लेकिन उस इनिंग के बाद उसने अगले 19 मैचों में 76 की एवरेज से 2000 प्लस रन जड़ दिए। रूट को मानो उस वक्त जरा फर्क नहीं पड़ता था कि सामने कौन सी अपोजिशन है और क्या सिचुएशन है, उनका मानो बस एक ही काम था, रोज उठो, शतक लगाओ और सो जाओ। इवन 2016 में इंडिया टूर पर भी उन्होंने कोई कसर ना छोड़ते हुए सीरीज में ऑलमोस्ट 500 प्लस रन बनाए और इस आर्गुमेंट को हमेशा के लिए खत्म कर दिया कि वो सिर्फ होम कंडीशंस पर खेल सकते हैं। रूट उस वक्त तीनों फॉर्मेट्स में टॉप परफॉर्मर थे और यही वजह थी कि कोहली, स्मिथ और विलियमसन के साथ साथ उनको भी फैब 4 की मेंबरशिप मिल गई। रूट पर फॉर्म, फिटनेस, वक्त और किस्मत सब चीजें मेहरबान चल रही थीं और फिर 2017 में ये खबर आई कि एलेस्टर कुक के कैप्टनसी से रिजाइन के बाद जॉय रूट को इंग्लैंड टेस्ट टीम का न्यू कैप्टन बना दिया गया। इंग्लैंड बोर्ड और जॉय रूट का वो डिसीजन किस कदर सही था और किस कदर गलत, वो रूट भी जानते हैं और आप भी। रूट जैसे प्लेयर्स को ऐसे डिसीजंस हमेशा अपनी मेंटल कैपेसिटी और फ्रेम ऑफ माइंड को देखते हुए लेने चाहिए, क्योंकि कप्तानी वो चीज है जो हर किसी को रास नहीं आती और वैसे भी एज अ कैप्टन आपको और भी 100 चीजें करनी पड़ती हैं।
फिर चाहे वो टीम मीटिंग में ज्ञान देने हों, प्रेस कॉन्फ्रेंस में उल्टे सीधे सवालों के जवाब देने की बात हो, मैच के दौरान बॉलिंग चेंजेस, फील्ड प्लेसमेंट या डिसीजन मेकिंग की बात हो, या टीम के एनवायरनमेंट और मॉरल को हाई रखने की बात हो, और सबसे बढ़कर जब आपकी टीम हर मैच में 10 रन से पहले ही 2 विकेटें गंवा चुकी हो, आपको वहां जाकर भी टीम को फ्रंट से लीड करना होगा। रूट के इस कैप्टेंसी जर्नी की शुरुआत जिस कदर हैप्पी नोट पर हुई, इसकी एंडिंग इतनी ही सैड थी। रूट की पहली असाइनमेंट साउथ अफ्रीका के खिलाफ थी, जिसमें वो सफल रहे। फिर अवे एशेज में आला दर्जे की अजियत मिली। फिर होम सीरीज में इंडिया को 4-1 से जरूर हराया, मगर वेस्ट इंडीज के अवे टूर पर एक बार फिर हार का सामना करना पड़ा। और फिर गुजरते वक्त के साथ साथ टीम और रूट दोनों की परफॉर्मेंस डाउन होने लगी। वो 50s को 100 में कन्वर्ट नहीं कर पा रहे थे। उनकी टेस्ट बैटिंग एवरेज 54 से 48 पर आ गई। उनकी टीम सिलेक्शन, रिसोर्स मैनेजमेंट, डिसीजन मेकिंग, टैक्टिक्स और डिफेंसिव अप्रोच पर सवाल उठने लगे। देयर इज नो डाउट कि रूट को शायद एक बहुत ही कमजोर टीम मिली। बैटिंग ऑर्डर में एक्सपीरियंस प्लेयर की कमी थी, बेंच स्ट्रेंथ भी मजबूत नहीं थी। लेकिन यही वो मौका होता है जब आपको कैप्टन से लीडर बनना होता है। अपने गिवन रिसोर्सेज को बेस्ट यूटिलाइज करके और प्लेयर्स को मोटिवेट करके उनसे बेस्ट रिजल्ट निकलवाने होते हैं। इसी तरह जब विराट को इंडियन टेस्ट टीम की कप्तानी मिली थी तो उनकी भी सेम यही स्टोरी थी। फास्ट बॉलर्स की कमी थी, अवे सीरीज में मुसलसल हार रहे थे, आईसीसी टेस्ट रैंकिंग में 7वें नंबर पर थे। लेकिन विराट ने उस चैलेंज को एक्सेप्ट करते हुए टीम में पॉजिटिव और अग्रेसिव माइंडसेट इंस्टॉल किया, फास्ट बॉलिंग की कोर को मजबूत किया, ब्रेव और बोल्ड डिसीजन लिए। और यही वजह थी कि अगले 5 साल इंडियन टीम आईसीसी टेस्ट रैंकिंग में नंबर 1 पोजीशन पर रही। दूसरी तरफ जोई रूट अग्रेसिव होने के बजाय डिफेंसिव अप्रोच यूज करते, मुश्किल सिचुएशन में पुअर डिसीजन मेकिंग करते, गेम सिचुएशन को रीड करने, अपोजिशन के साथ माइंड गेम्स खेलने और टैक्टिकली चीजों को हैंडल करने में रूट क्लियरली लैक करते थे, जिसका इजहार बाद में उन्होंने खुद भी किया। टीम की सूरत हाल ये हो गई कि अवे मैचेस के साथ साथ वो होम मैचेस भी हारना शुरू हो गए। हालात इस कदर बदतर हो गए कि इंग्लैंड टीम आखिरी 17 मैचेस में से सिर्फ 1 मैच जीतने में सफल हो पाई थी। रूट उस चीज से प्रोफेशनली और पर्सनली इस कदर इफेक्ट हुए कि आखिरकार उन्होंने 2022 में कैप्टेंसी से रिजाइन दे दिया। जहां एक तरफ वो इंग्लैंड के मोस्ट सक्सेसफुल टेस्ट कैप्टन थे, वहीं दूसरी तरफ मोस्ट अनसक्सेसफुल भी। लेकिन इन चीजों के बाद भी रूट के कैप्टेंसी टेन्योर को हमेशा इन अल्फाज में याद रखा जाएगा। इतने मुश्किल हालात में जब कोई भी उन नाकामियों को फेस करने और एक्सेप्ट करने के लिए राजी नहीं था, उन्होंने न सिर्फ इंग्लैंड टीम की कमांड संभाले रखी बल्कि हर चीज का ब्लेम भी खुद पर लिया। उनके रेजिग्नेशन का इससे शायद बेहतर कुछ वक्त नहीं हो सकता था। लेकिन एक चीज जिस पर रूट को खुद पर प्राउड होना चाहिए, उन्होंने इस जंग में लड़े बगैर हार नहीं मानी। हालात से भागने के बजाय चीजों का डट कर सामना किया। थियोडोर रूजवेल्ट की स्पीच द मैन इन द अरीना की ये खूबसूरत लाइनें जोई रूट के उस पीरियड को बड़ी खूबसूरती के साथ एक्सप्लेन करती हैं। Whose face is marred by dust and sweat and blood, who strives valiantly, who errs, who comes short again and again. It's 2016 और इंग्लैंड पाकिस्तान के खिलाफ पहले बैटिंग करते हुए 1 विकेट के नुकसान पर 114 रन बना चुका था। यासिर शाह ने बॉल करवाई और रूट ने चौका जड़कर अपनी 50 मुकम्मल की। लेकिन अगली ही बॉल पर रूट एक और चौका लगाने के चक्कर में आउट हो गए। 50 एंड गॉन। नाउ इट्स 2021। इंग्लैंड इंडिया के खिलाफ 4 विकेटों के नुकसान पर 433 रन बना चुका था और इसी दौरान अश्विन ने बॉल करवाई और रूट ने एक बढ़िया 6 जड़ दिया। कोविड की वजह से ग्राउंड में कोई क्राउड नहीं, कोई शोर नहीं और जो 15-20 लोगों की क्लैपिंग की आवाज आई वो भी इंग्लैंड ड्रेसिंग रूम से, जो रूट के डबल 100 को सेलिब्रेट कर रहे थे। जोई रूट उस मौके पर अपनी इनिंग में इस कदर बिजी थे कि उन्हें पता ही नहीं था कि उन्होंने डबल शतक कंप्लीट कर लिया है। रूट की ये दोनों इनिंग्स क्लासिक एग्जांपल हैं कि कैसे उन्होंने खुद को एक एवरेज टेस्ट बैटर से बेस्ट परफॉर्मर में कन्वर्ट किया। जहां कोविड के बाद फैब 4 के बाकी मेंबर्स फॉर्म से उलझ रहे थे, वहीं जोई रूट इस बार एक नए रूप में नजर आए। उन्होंने श्रीलंका की स्पिनिंग ट्रैक्स पर 186 और 228 रन की बढ़िया बारियां खेलते हुए अगले मैच में इंडिया के खिलाफ भी डबल शतक जड़ दिया।
जो प्लेयर अपने पहले 97 टेस्ट मैचेस में सिर्फ 17 सेंचुरीज बना सका था, उसने अगले सिर्फ 49 मैचेस में ही 17 सेंचुरीज जड़ दी। उन्होंने अपनी 50 को सेंचुरी में कन्वर्ट करने के लिए रिकी पॉन्टिंग से कंसल्ट किया और उनकी बताई हुई स्ट्रेटजीज को खुद पर इम्प्लीमेंट किया। रूट के मुताबिक वो 98% गलत और रिस्की शॉट खेलकर आउट हो रहे थे, लेकिन कोविड के बाद उन्होंने रियलाइज किया कि टेस्ट क्रिकेट में सिर्फ 50s बनाने से काम नहीं चलेगा, मुझे बड़े शतक बनाने होंगे। इसके लिए उन्होंने अपनी टेक्निक के साथ साथ अपने फोकस, कंसंट्रेशन लेवल और टेम्परामेंट पर काम किया। उन्होंने इस चीज को अंडरस्टैंड किया कि चाहे हर मैच, हर इनिंग और हर बॉल डिफरेंट होगी, बट मेरा माइंडसेट यही होगा कि मैंने क्रीज पर डटे रहना है। इसके अलावा उन्होंने अपोजिशन को प्रेशराइज करने और बॉलर्स के प्लान और उनके लाइन और लेंथ को डिस्टर्ब करने के लिए शॉट्स की रेंज को डेवलप किया, जिसकी वाज़ह झलक उनकी श्रीलंका के खिलाफ टूर पर देखने को मिली, जहां उन्होंने स्पिनर्स की स्विंग को टैकल करने के लिए रिवर्स स्वीप, हार्ड स्वीप, पेडल स्वीप और स्वीप स्लॉग्स की स्ट्रेटजी अपनाई। फिर रिसेंटली उन्होंने बाउंसी और पेसी पिचेस पर बॉलर्स को अंडर प्रेशर करने के लिए रिवर्स स्कूप को भी अपनी शॉट्स में ऐड किया। इसके अलावा आपने देखा होगा कि मोस्टली सीनियर बैटर्स लाइक डेविड वार्नर, जॉनी बेस्टो, रिकी पॉन्टिंग और रॉस टेलर पेस को तो बहुत अच्छा खेलते हैं, लेकिन एशियन पिचेस पर स्पिन के खिलाफ स्ट्रगल करते नजर आते हैं। लेकिन रूट के साथ ऐसा नहीं है। उन्होंने इस चीज पर बहुत ज्यादा काम किया कि कोई बॉलर मुझे इस पेस और इस लाइन और लेंथ पर बॉलिंग करेगा तो मेरा रिस्पॉन्स क्या होगा। फॉर एग्जाम्पल, इंडियन और श्रीलंका की स्पिनिंग पिचेस पर अगर अश्विन जैसा महान बॉलर फ्लाई स्लिप, लेग स्लिप, शॉर्ट लेग, सिली मिड ऑन, लेग गली और सिली पॉइंट पर फील्डर्स रखता है तो उस सिचुएशन को मैं कैसे टैकल करूंगा, तब मेरा रन्स बनाने का प्रोसेस क्या होगा। और इस तरह की टफ चीजों पर काम करके वो इस लेवल पर पहुंचे हैं कि अब वो इस तरह की सिचुएशंस को इजीली मैनेज कर लेते हैं। और वैसे भी कप्तानी छोड़ने के बाद उन्होंने खुद को प्रेशर और रिस्पॉन्सिबिलिटीज के बर्डन से काफी ज्यादा फ्री कर दिया है, जिसका साफ रिजल्ट ये देखने को मिला है कि कप्तानी छोड़ने के बाद उनकी टेस्ट एवरेज 88 की है। और आजकल तो रूट उस फॉर्म ऑफ लाइफ में है कि जिस दिन उनका दिल करता है वो शतक जड़ देते हैं। जब तक वो खुद आउट ना होना चाहें, कोई भी बॉलर उनको आउट नहीं कर सकता, बस जसप्रीत बुमराह को छोड़कर। टेस्ट क्रिकेट में जब भी मोस्ट रन्स और मोस्ट सेंचुरीज का जिक्र होता है तो बस एक ही नाम माइंड में आता है और वो है सचिन रमेश तेंदुलकर। उनके ऑलमोस्ट 16,000 टेस्ट रन्स को देखकर बड़े बड़े प्लेयर्स के छक्के छूट जाते हैं। कुछ प्लेयर्स उस माउंट एवरेस्ट जैसे रिकॉर्ड के आसपास तो जरूर आए, मगर उसको क्लाइम करने में आज तक कोई भी सफल नहीं हो पाया। किसी के फॉर्म के मसाइल आ गए तो किसी के फिटनेस के। कई बार पेश गोइयां हुई कि ये कर देगा, वो कर देगा, मगर ये ख्वाब सबके लिए ख्वाब ही रहा। बट समहाउ इस बार जो रूट इस नामुमकिन और मुश्किल नजर आने वाले रिकॉर्ड को तोड़ने के सबसे स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट के तौर पर सामने आए हैं। अब सवाल ये आता है कि क्या वो सचिन का ये रिकॉर्ड तोड़ पाएंगे। अगर मैं अपनी ओपिनियन दूं तो रियलिस्टिकली इन चीजों को सामने रखते हुए उनके पास काफी चांस है। पहली चीज ये कि उनकी एज अभी 33 है और उन्होंने रिसेंटली एक इंटरव्यू में कहा उनके अभी रिटायरमेंट के कोई प्लान नहीं, जिसका मतलब है कि वो मजीद 3-4 साल खेलेंगे। दूसरी बात ये कि उनका सचिन से 3500 रन का गैप है। फॉर एग्जाम्पल, उनकी फॉर्म डाउन हो भी जाती है, लेकिन जितनी टेस्ट क्रिकेट इंग्लैंड खेलता है उस हिसाब से पर ईयर 800 से 1000 रन बनाना उनके लिए इतनी बड़ी बात नहीं होगी। तीसरी बात है उनकी फिटनेस, जो कि बेस्ट है। वो T20 इंटरनेशनल्स और IPL मैच दूसरी लीग्स बहुत ही कम खेलते हैं और ये चीज उनको मजीद इस रिकॉर्ड को तोड़ने के लिए फेवरेट बनाती है। और मोस्ट इम्पोर्टेंटली कैप्टेंसी और बाकी सारे प्रेशर से फ्री होने के बाद क्या पता जो रूट खुद भी इस रिकॉर्ड पर नजरें जमाए बैठे हों, बस वो किसी को बता ना रहे हों। जो रूट न सिर्फ इंग्लैंड के बल्कि दुनिया क्रिकेट के वन ऑफ द ग्रेट्स हैं, जिनका प्रूफ वो तीनों फॉर्मेट्स में अपनी कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस से दे चुके हैं। फिर चाहे वो इंडिया, श्रीलंका, न्यूजीलैंड की कंडीशंस हों या वर्ल्ड कप जैसा बड़ा मंच, वो हमेशा टीम के लिए मुश्किल वक्त में खड़े हुए हैं, जिसकी वाज़ह मिसाल ये है 2013, 2017 चैंपियन ट्रॉफी और 2019 वर्ल्ड कप में वो इंग्लैंड टीम के टॉप स्कोरर थे। जहां दुनिया कोहली को चेज मास्टर, स्मिथ को उनकी अनऑर्थोडॉक्स बैटिंग और विलियमसन को स्वीट बॉय के तौर पर पहचानती है, वहीं जो रूट इन चीजों की परवाह किए बगैर चुपचाप शांति के साथ बिल्कुल वही परफॉर्मेंसेस दे रहे हैं जो बाकी इन लेजेंड्स ने दी हैं। और यही चीज जोय रूट को इस गेम का लेजेंड बनाती है। बाकी आपको क्या लगता है,
क्या रूट सचिन का रिकॉर्ड तोड़ पाएंगे या नहीं? अपनी कीमती राय कमेंट्स में ज़रूर दीजिएगा। वीडियो में आखिर तक जुड़े रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।